हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीबी लॉ। जैसे कि राजस्थान जुडिशरी एग्जाम में नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। सो आज इस लेक्चर में हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बेयर एक्ट को पढ़ेंगे कि आपको कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकती हैं, क्या आ सकता है इसमें से। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है। ये बहुत ज़्यादा छोटा सा सब्जेक्ट है, तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी माइनर सब्जेक्ट। इसमें सिर्फ आपके, ठीक है, 10 सेक्शंस हैं टोटल 10 सेक्शंस आर देयर। सो बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है जिसको हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, ईच एंड एवरी थिंग विल डिस्कस अबाउट दिस एक्ट। जैसे अभी राज कुंद्रा का, ठीक है, केस चल रहा है, अगर आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, उस पर भी यही चार्जेस लगे हैं, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट एंड आईपीसी के अंडर एंड आईटी एक्ट के अंडर। सो इसमें भी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे, ठीक है, ये विमेन की एडवर्टाइजमेंट पब्लिकेशंस के रिगार्डिंग बात हुई है, तो इसमें भी उन पे चार्जेस लगे हैं। सो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये एक्ट क्यों बना था। ठीक है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, क्या इसका कारण क्या है। सो ये एक्ट क्या करता है, ये एक्ट प्रोहिबिट करता है कोई भी ऐसी रिप्रेजेंटेशन जो कि डिसेंट नहीं है, जो डिसेंट ना लगे, इनडिसेंट हो, रिगार्डिंग द कि विमेन की ऐसे रिप्रेजेंटेशन करना जो डिसेंट ना लगे। किसके थ्रू? आपको इश्तिहार दे के एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कर रहे हो, किसी पब्लिकेशन में कर रहे हो, राइटिंग में कर रहे हो, या पेंटिंग में हो रहा है, फिगर्स में हो रहा है, या फिर किसी भी मैनर से, या फिर कोई भी ऐसा मैटर जो कि इससे कनेक्टेड है। तो पर्टिकुलरली क्योंकि ये क्यों लाया गया है ये एक्ट, इसलिए कि वुमेन को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है, इसलिए इस पर्टिकुलर एक्ट को बनाया गया है। तो ये प्रोहिबिट करता है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन थ्रू एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, और इन पब्लिकेशंस, राइटिंग्स। तो उसको क्या करता है, ये प्रोहिबिट करता है। तो आप लोग इसको आराम से समझना मेरे साथ। ठीक है, आप लोगों को साथ साथ ये सारा जो एक्ट है वो समझ में आ जाएगा कि इस एक्ट में क्या दिया हुआ है। सो बी इट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 37th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये कब आया था? ये 37th ऑफ ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया में ये एक्ट आया था। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, रीजंस क्या है, सबसे पहले तो हमें वो देखने हैं। तो द लॉ रिलेटिंग टू ऑब्सिनिटी, ऐसी चीज़ों के रिगार्डिंग जो लॉ है ऑलरेडी वो कोडिफाई किया हुआ है। राजकुंद्रा पे भी यही चार्जेस लगे हैं 293, 294। तो ये कोडिफाई किया गया है कौन से सेक्शंस में? ऑलरेडी आपको 292, 93 और 94 आईपीसी में ऑलरेडी ये दिया हुआ है। बट इन प्रोविजंस के बावजूद भी, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, ऐसी रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, पब्लिकेशंस में इंक्रीज हो रही थी, एडवर्टाइजमेंट में। सो दैट्स वाई उसका इफेक्ट कम करने के लिए, उन चीज़ों को कम करने के लिए, इसलिए ये स्पेशली एक्ट बनाया गया। सो विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ डी इंटीग्रेटिंग वुमेन एंड डेरोगेटरी टू वुमेन। दो देयर में बी नो स्पेसिफिक इंटेंशन, ऐसा हो सकता है कि ऐसी एडवर्टाइजमेंट को करने के लिए कोई स्पेसिफिक इंटेंशन ना हो, कोई पब्लिकेशन ना हो, ठीक है, एटसेट्रा, हैव एन इफेक्ट ऑफ डिप्रेविंग और करप्टिंग पर्सनस, बट वो इफेक्ट करती है किसी पर्सन को डिप्रेव करने के लिए। सो इसलिए ये नेसेसिटी समझा गया कि एक अलग से लेजिस्लेशन बनाया जाए जो कि इफेक्टिवली प्रोहिबिट करे इनडिसेंसी, ठीक है, इनडिसेंट वे से रिप्रेजेंटेशन करना वुमेन को थ्रू एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, बुक्स के थ्रू, पैम्फलेट के थ्रू, किसी भी चीज़ के थ्रू। सो इसका सेलियन फीचर्स क्या है, ठीक है, इसके हम देखेंगे तो यही प्रोहिबिट करता है ये इन चीज़ों को। ठीक है, इसमें आपको पनिशमेंट प्रोवाइड की हुई है कि कैसे करता है, सेलिंग के लिए प्रोहिबिट करता है। ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस रिगार्डिंग दिस। सो ये कब फोर्स में आया था, कोई भी एक्ट है वो कब फोर्स में आया था? ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट अपॉइंट। इसको याद रखना, यहाँ से आपका इक्वेशन फ्रेम हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी डेट को आया था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट जो अपॉइंट करती है। अब जो ये एक्ट है, ठीक है, उसमें आपको लिखा हुआ है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन की बात की गई है। सो सबसे पहले तो हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले तो हमें वो चीज़ पता होनी चाहिए। सो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन की डेफिनेशन याद रखना 2C में दी हुई है। दिस इज गिवन इन 2C। ठीक है, कैसे याद रख सकते हो? इनडिसेंट में भी सी आता है, ऐसे करके आप, अगर आपको रिमाइंड करना है तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। सो इसका मीनिंग क्या है? कोई भी ऐसी डिपिक्शन करना इन एनी मैनर,
फिगर ऑफ विमेन की, ठीक है, बॉडी से फिगर से रिलेटेड हर फॉर्म, ठीक है, बॉडी या फिर किसी भी उसके बॉडी पार्ट से रिलेटेड ऐसी कोई भी डिपिक्शन करना जो कि इफेक्ट करे, ठीक है, इनडिसेंसी शो करे, डेरोगेटरी हो उसकी, ठीक है, उसके जो कैरेक्टर है उसको डेरोगेट करे, डी इंटीग्रेट करे किसी विमेन को, इज़ लाइकली टू डिप्रेव, ठीक है, उसकी कैरेक्टर को करप्ट करे या फिर इंजर करे, जो पब्लिक मोरालिटी को, पब्लिक कुछ मोराल्स होते हैं उनको जो है वो डिप्रेव करे, तो उसको क्या कहा जाएगा यहाँ पे, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन यहाँ पे कहा गया है। सो क्या क्या हो गया, इसको ऐसे करके आप लोग डिवाइड कर लेना। लाइक अगर हम इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसको फर्स्ट लिखना, फिगर आएगी इसमें विमेन की, ठीक है, हर फॉर्म और बॉडी, और यहाँ पे एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज इंक्लूडेड, ठीक है। ये कैसे हो सकता है, डेरोगेटरी हो सकता है, इनडिसेंट हो सकता है, डी इंटीग्रेट हो सकता है। सो इज लाइकली टू डिप्रेव, करप्ट और इंजर, ठीक है, हार्म पहुंचाना किसको, पब्लिक मोरालिटी को, पब्लिक मोराल्स को, उसको क्या कहा गया है, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन, उसको करार दिया गया है यहाँ पे, जो कि 2C में डिफाइन किया हुआ है। सो ये थी हमारी जो मेन डेफिनेशन है इसकी, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन। तो ये एक्ट कब फोर्स में आया था, ये एक्ट फोर्स में आया था विद रिस्पेक्ट टू 2 अक्टूबर 1987 को। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ये कब फोर्स में आया था, 2 अक्टूबर 1987 को ये फोर्स में आया था, ठीक है। और ये एक चीज़ और याद रखना, ठीक है, कि ये कहाँ पे अप्लाई करेगा, अब ये J&K पे भी अप्लाई करता है। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, दैट मीन्स इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो, क्योंकि आर्टिकल 370 एब्रोगेट होने के बाद ये उस पर भी अप्लाई करेगा। सो इट अप्लाइज टू J&K ऑल्सो, J&K पे भी ये अप्लाई करेगा। अब ये हमने पढ़ लिया। अब आती है आपकी जो सेकंड इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन है, दैट इज़ ऑफ एडवर्टाइजमेंट की आपकी डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा नोटिस या कोई सर्कुलर इशू करना, कोई लेबल, ठीक है, और कोई रैपर पे या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट पे, एंड ये क्या इंक्लूड करेगा, कोई भी ऐसी विजिबल रिप्रेजेंटेशन जो कि किसी भी चीज़ से हो सकती है, किसी लाइट से हो, साउंड से हो, धुएं से हो या फिर गैस से हो, कैसी भी एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, ये क्या करती है, यहाँ पे इंक्लूड किया गया है ऐसी एडवर्टाइजमेंट को। ये एक्ट जो है ऐसी, ठीक है, विमेन की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको प्रोहिबिट करता है। तो आपने याद रखना है इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, एंड ऑल्सो इंक्लूड्स एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन, कोई भी ऐसी रिप्रेजेंटेशन मेड बाय मीन्स ऑफ एनी लाइट, साउंड, स्मोक और गैस। सो दिस इज सेकेंड इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। इसको कैसे याद रख सकते हैं, इसको याद रखना, ए में दिया हुआ है तो ए से एडवर्टाइजमेंट ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, दैट इज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, वेदर बाय सैम्पल्स, वेदर फ्री और अदरवाइज, वो फ्री भी हो सकते हैं, ये अदरवाइज इंक्लूड किया हुआ है तो वो कैसे भी हो सकते हैं सैम्पल्स। सो मेनली तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं आपकी वो एडवर्टाइजमेंट की है, सेकेंड इज इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन की है, बट बाकी भी आपने एक डेफिनेशन एक बार पढ़ लेनी है। लेबल का मतलब क्या होता है, कोई भी रिटर्न या कोई मार्क की हुई चीज़, किसी पे स्टैंप लगाई हुई, प्रिंट की हुई या फिर कोई भी ग्राफ मैटर जो एफिक्स किया हुआ है अपीयरिंग अपॉन एनी पैकेज, तो उसको यहाँ पे लेबल कहा गया है। पैकेज का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना पैकेज आ गया, तो इसका मतलब होता है कोई भी बॉक्स हो सकता है, कार्टन हो सकता है, टिन हो सकता है या फिर कोई भी कंटेनर हो सकता है, उसको यहाँ पे पैकेज कहा गया है। सो दीज आर योर डेफिनेशंस दैट इज गिवन इन, जो कहाँ पे दी हुई है हमें, सेक्शन 2 में जो आपको दी हुई है। सो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जब हम कंप्लीट कर लेंगे, कि आपको ये समझ में आया, ताकि हम और सब्जेक्ट्स भी अपने ऐसे ही कर सकें। और आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो, RJS के लिए स्पेशल वहाँ पे क्लासेस आपकी चलने वाली हैं, वो स्पेशल लाइव क्लासेस हैं जो आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो। सिर्फ आपको एक कोड फिल करना है VB लॉ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा क्लासेस का, ठीक है। तो ये तो हमारी होगी डेफिनेशन, ये कब फोर्स में आया, ये कहाँ पे एक्सटेंड करेगा, सब चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब आता है थर्ड,
थर्ड में हमें क्या दिया हुआ है, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन, कि कोई भी पर्सन, इसमें क्या लिखा हुआ है, नो पर्सन, दैट मीन्स नो पर्सन, कोई भी ऐसा पर्सन ना तो वो पब्लिश कर सकता है, कॉज टू बी पब्लिश्ड, या फिर अरेंज कर सकता है, या फिर उसमें पार्ट नहीं ले सकता है ऐसी पब्लिकेशन में, ऐसी एडवर्टाइजमेंट में जो कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन करे विमेन की, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। सो पर्टिकुलरली जो सेक्शन 3 है वो प्रोहिबिट करता है किसी भी पर्सन को ऐसी एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करने से, ठीक है, या फिर कॉज टू बी पब्लिश अरेंज करने से, या फिर उसमें पार्ट लेने से, ऐसी किसी भी एडवर्टाइजमेंट को यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है सेक्शन 3 में। सो 2 में डेफिनेशंस दी हुई है, 3 में प्रोहिबिशन की बात की गई है। अब यहाँ पे अनदर हमारा जो इम्पॉर्टेंट है देन सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स, पैम्फलेट्स एटसेट्रा कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन। सो ये प्रोहिबिट करता है कोई भी ऐसी पब्लिकेशन, कोई भी ऐसा, ठीक है, चीज़ सेंड करना, चाहे वो पोस्ट हो, बुक्स, पैम्फलेट्स हों, जो कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन करें विमेन की। सो नो पर्सन, कोई भी पर्सन ना तो वो प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, ना वो सेल कर सकता है, ना ही वो हायर कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, सर्कुलेट कर सकता है, या फिर कोई भी बुक बाय पोस्ट, पैम्फलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, मतलब कि हर चीज़ इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड की हुई है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं की जा सकती है इन एनी फॉर्म, अगर वो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन करेगा तो ये जो एक्ट है पर्टिकुलर वो उसको प्रोहिबिट करता है। तो हमने 3 में क्या पढ़ा, व्हाट वी हैव रेड इन 3, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स की बात की गई है, जो कि हमने 2A में पढ़ा कि एडवर्टाइजमेंट क्या होती हैं, कोई भी नोटिस, सर्कुलर, वो सब चीज़ें हमने पढ़ ली कि क्या होता है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को प्रोहिबिट किया गया है। और सेक्शन 4 में पब्लिकेशन या फिर किसी भी ऐसी बुक, पैम्फलेट को आप बाय पोस्ट या फिर ऐसे सेल नहीं कर सकते, हायर नहीं कर सकते, उस चीज़ को यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है। बट इस जो सेक्शन की है यहाँ पे प्रोविज़ो दी हुई है, एक्सेप्शंस हमें प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है, बट ये कहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी ऐसी बुक, पैम्फलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन और फिगर कहाँ पे नहीं अप्लाई करेगा, ऐसी किसी पब्लिकेशन पे ऑफ विच इट इज़ प्रूव टू बी जस्टिफाइड एज बीइंग फॉर पब्लिक गुड ऑन द ग्राउंड दैट, किसी भी ऐसी चीज़ जो कि पब्लिकेशन की गई है पब्लिक गुड के लिए, ठीक है, पब्लिक को वो चीज़ें समझाने के लिए, या फिर इन द इंटरेस्ट ऑफ साइंस, लिटरेचर, आर्ट, लर्निंग और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ जर्नल कंसर्न लाइक, जो, ठीक है, अब ब्रेस्ट कैंसर को प्रोहिबिट करने के लिए अगर कोई भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट की गई है तो वो यहाँ पे एक्सेप्शन में फॉल कर ली जाएगी, क्योंकि दैट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक गुड। तो इसको यहाँ पे हम इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन में नहीं ले सकते हैं। सो दिस इज़ योर फर्स्ट एक्सेप्शन। सेकेंड एक्सेप्शन इज विच इज़ केप्ट और यूज्ड बोना फाइडी फॉर रिलीजियस पर्पजेज, कोई ऐसे धार्मिक चीज़ के लिए, कोई भी ऐसी धार्मिक चीज़ है उसको भी यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है एक्सेप्शन में, जो कि बोना फाइडी यूज़ की गई है, गुड फेथ में यूज़ की गई है फॉर रिलीजियस पर्पजेज। यू नीड टू फोकस ऑन दिस दैट बोना फाइडी वर्ड इज़ यूज्ड हियर। अगर यहाँ पे बोना फाइडी नहीं होता फिर वो एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगा, बोना फाइडी होना चाहिए वो। नेक्स्ट एक्सेप्शन कौन सी है, एनी रिप्रेजेंटेशन स्कल्पचर्ड, एनग्रेव्ड, पेंटेड और अदरवाइज रिप्रेजेंटेटेड, और मतलब क्या है यहाँ पे कि कोई भी ऐसी, हम देखते हैं कि आर्कियोलॉजिकल एंड रिमेनिंग साइट्स होती हैं जहाँ पे बहुत पुराने ज़माने में, ठीक है, जैसे उन पे, ठीक है, पिक्चर्स जो हैं वो डिपिक्ट की गई हैं, ऐसे चरित्र वहाँ पे डिपिक्ट किए गए हैं, तो इनको यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है। हम उनको ये नहीं कह सकते हैं कि दैट आर इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशंस। सो पर्टिकुलरली इन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को भी इंक्लूड कर दिया है, एनी रिप्रेजेंटेशन स्कल्पचर्ड, एनग्रेव्ड, पेंटेड और अदरवाइज रिप्रेजेंटेटेड और इन एनी एंशियंट मोनूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ एंशियंट मोनूमेंट, ठीक है, अगर कोई भी ऐसा ASI ने किया हुआ इंट्रोड्यूस, दैट इज़, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेनिंग एक्ट में आता है, तो वो यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है।
कोई भी ऐसा मंदिर या फिर और एनी कार यूज्ड फॉर द कन्वेंस ऑफ आइडल्स और केप्ट और यूज्ड फॉर एनी रिलीजियस पर्पस, कोई भी ऐसा मंदिर या फिर कोई भी ऐसी कार जो कि कन्वेंस ऑफ आइडल्स को लेके जाने के लिए उसको भी यहाँ पे इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है। या फिर कोई भी ऐसी फिल्म इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द प्रोविजंस ऑफ पार्ट ऑफ द सिनेमेटोग्राफिक एक्ट विल बी एप्लीकेबल, या फिर कोई भी ऐसा, क्योंकि हमें पता है कि मूवीज़ के लिए अलग से एक्ट है उसमें प्रोहिबिट करते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को भी इंक्लूड कर दिया है कि कोई भी ऐसी फिल्म जो कि यहाँ पे पार्ट 2 ऑफ द सिनेमेटोग्राफ एक्ट में फॉल करेगी वहाँ पे भी ये एप्लीकेबल है। सो दीज आर द एक्सेप्शंस जो कि आपको प्रोवाइड की गई हैं। कौन कौन सी एक्सेप्शंस हैं, लेट्स सी। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन है अगर पब्लिक गुड के लिए है, पब्लिक वेलफेयर के लिए, उसको एक्सक्लूड करते हैं। फिर अगर रिलीजियस पर्पस के लिए उसको एक्सक्लूड किया गया है, यू कैन राइट लाइक दिस पब्लिक गुड। ठीक है, उसके बाद रिलीजियस पर्पस सेकेंड किसके लिए है, रिलीजियस पर्पस के लिए है। फिर थर्ड कौन सी है, अगर मॉन्यूमेंट और आर्कियोलॉजिकल साइट्स की हम बात करें, ठीक है, तो उसको यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है। कोई मंदिर या फिर कोई भी कन्वीनियंस जो कि आइडल्स को लेके जाने के लिए यूज, उसको भी यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, या फिर कोई भी फिल्म इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द प्रोविजंस ऑफ दिस विल बी एप्लीकेबल, उन चीज़ों को यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया है। ये प्रोविजो है सेक्शन 4 की। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब हम आते हैं सेक्शन 5 पे। अब सेक्शन 3 और 4 में तो प्रोहिबिशन दी हुई थी, अब सेक्शन 5 क्या कहता है, पावर टू एंटर एंड सर्च। पावर किस चीज़ की, एंटर करने की एंड सर्च करने की, अगर कोई भी ऐसी चीज़ है तो। सो लेट्स रीड दिस प्रोविजन। Subject to such rules as may be prescribed, any gazetted officer authorized by the state government within the local limits of the area for which he is so authorized। इसका मतलब क्या है, कोई भी ऐसे रूल्स, ठीक है, जो कि गजेटेड ऑफिसर ऑथोराइज्ड है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, उसके लोकल एरिया में उसको ऑथराइजेशन है, उसके पास पावर है, वो एंटर कर सकता है, सर्च कर सकता है ऑल द रीजनेबल आइटम्स विद सच असिस्टेंस इफ एनी ही कंसीडर्स नेसेसरी एनी प्लेस, जहाँ पे उसको लगे कि ऐसी कोई चीज़ हुई है, इनडिसेंसिबल चीज़ हुई है, वो ऐसी प्लेस को एंटर कर सकता है, सर्च कर सकता है, अगर उसके पास रीज़न टू बिलीव है दैट एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन और इज़ बीइंग कमिटेड, अगर हुआ है या फिर ठीक है होने वाला है, तो वहाँ पे वो एंटर कर सकता है, सर्च कर सकता है। कौन कर सकता है, कोई भी गजेटेड ऑफिसर जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट अपने वहाँ के लोकल एरिया में ऑथोराइज करती है। नेक्स्ट किया हुआ है, पहले तो उन्होंने बताया कि एंटर और सर्च कर सकता है। अब कोई भी ऐसी चीज़ को वो सीज कर सकता है, वो जब्त कर सकता है, कोई भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट को, बुक को, पैम्फलेट को, पेपर को, स्लाइड को, फिल्म को, सब चीज़ों इन्होंने इंक्लूड की गई हैं जो कि उसको लगता है कि ऐसी जो है वो इस जो प्रोविज़न दी हुई है इस एक्ट में उसको कॉन्ट्रावीन करती हैं, उसको वो जब्त कर सकता है। अब थर्ड चीज़ क्या दी हुई है, वो कोई भी ऐसा रिकॉर्ड, पहले हमने एंटर और सर्च देखा, फिर हमने सीज देखा, ऐसा कोई भी रिकॉर्ड, ठीक है, एग्जामिन कर सकता है वो, ठीक है, रजिस्टर कर सकता है डॉक्यूमेंट, या फिर उसको जो भी मिले, या सीज द सेम इफ़ ही हैज़ रीज़न टू बिलीव, कि ऐसा कोई चीज़ जो एविडेंस दे सकता है दैट इट में फर्निश एविडेंस ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। सो दिस इज कि ठीक है, वो एंटर सर्च कर सकता है, सीज कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है। Provided that no entry under this subsection shall be made into private dwelling house without a warrant, मतलब कि अगर किसी का प्राइवेट घर है वो ऐसे एंट्री नहीं कर सकता, उसको वारंट लेके जाना होगा, विदाउट वारंट वो नहीं सर्च कर सकता, नहीं एंटर कर सकता। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको एक्सेप्शन प्रोवाइड की गई है कि वो कहाँ पे सर्च नहीं कर सकता है, दैट इज़ वो प्राइवेट डिवेलिंग हाउस में विदाउट वारंट नहीं जा सकता है। अब आगे क्या कहा गया है, provided further that the power of seizure under this subsection may be exercised in respect of any document, article or thing which contains any such advertisement including the contents, ठीक है, ये पावर देता है सीजर की, मे बी एक्सरसाइज कैसे की जा सकते हैं, रिस्पेक्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, आर्टिकल और थिंग विच कंटेन्स एनी सच एडवर्टाइजमेंट इंक्लूडिंग द कंटेंट्स इफ एनी ऑफ सच डॉक्यूमेंट, आर्टिकल और थिंग इफ द एडवर्टाइजमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग embossed or otherwise from such document, article or thing without affecting the integrity, utility and sealable value
वैल्यू देयर ऑफ। सो ये पावर देता है सीजर की इस सब सेक्शन में, ठीक है, एक्सरसाइज की जा सकती है, किसी भी डॉक्यूमेंट को जब्त किया जा सकता है जो कि वो सेपरेट नहीं कर सकता है बाय रीज़न ऑफ इट कि वो ख़राब हो जाएगा ऐसा डॉक्यूमेंट, ठीक है, विदाउट इफेक्टिंग द इंटीग्रिटी, यूटिलिटी एंड सीलेबल वैल्यू देयरऑफ। तो ऐसा वो कोई भी डॉक्यूमेंट वो सीज कर सकता है इस सेक्शन में। अब आगे 2 हमें क्या कहता है, जो प्रोविजंस हैं CRPC की शेल एज अप्लाई टू एनी सर्च एंड सीजर अंडर दिस सेक्शन एंड दे में अप्लाई टू सर्च एंड सीजर मेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ वारंट इशूड अंडर सेक्शन 94 ऑफ द सेड कोड। जो आपको सेक्शन 94 दिया हुआ है सर्च और सीजर की, वहाँ पे अथॉरिटी दी हुई है, ठीक है, तो वो यहाँ पे भी अप्लाई होगी। अप्लाई टू एनी सर्च और सीजर, दे में अप्लाई टू सर्च और सीजर, जो कि वहाँ पे अप्लाई होती है। अब आगे क्या कहा गया है, कोई भी ऐसा पर्सन जो सीज करता है ऐसा कोई डॉक्यूमेंट अंडर क्लॉज B-C ऑफ दिस सबसेक्शन, ही शैल एज सुन एज इन्फॉर्म द, उसको नियरेस्ट जो मजिस्ट्रेट है उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा एंड टेक हिज ऑर्डर्स एज टू कस्टडी देयर ऑफ। सो सेक्शन 5 हमें बेसिकली पावर बताता है सर्च और सीजर की, एंटर करने की, सर्च करने की। कौन कर सकता है, कोई भी ऑथोराइज्ड पर्सन जिसको स्टेट गवर्नमेंट ऑथोराइज करती है वो एंटर कर सकता है, सर्च कर सकता है, सीजर कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है, पर वो कहाँ पे नहीं जा सकता है विदाउट वारंट, प्राइवेट वेलिंग हाउस में नहीं जा सकता है। सेक्शन 94 ऑफ द CRPC की प्रोविजंस यहाँ पे अप्लाई होंगी, और अगर वो कुछ भी ऐसा सीजर करता है उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सो ये थे आपके जो हमने 5 सेक्शंस पढ़े, इसमें 5 सेक्शंस वी हैव रेड। देन आगे इसकी आती है पेनल्टी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस बना सकूं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।